हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे उसके दूसरे नासियों का विश्व दृष्टिकोण, जिससे पहले हमने शेष अध्याय को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये है क्लास 9th की एनसीईआरटी भारत और समकालीन विश्व भाग 1 बुक की एनालिसिस चल रही है। तो आप इन सब चीज़ों को देख करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नासियों ने जो अपराध किए वो खास तरह की मूल्य मान्यताओं नासियों ने जो अपराध किए वे खास तरह के मूल मान्यताओं एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नासी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी और इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बमबारी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लांड नीली आंखों वाले नार्किक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी कि आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणाओं के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अति जीवता का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, ये विचार दिया। इस विचार का मतलब था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती है वही पृथ्वी पर जिंदा रहती है। यहाँ हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांतों को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नासियों की दलील बहुत सरल थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेंसट्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वो मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और एक नए इलाके में जाकर के बसने वालों को अपने जन्मस्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएंगी। हिटलर की नज़र में इस तरह की जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूरब में हिटलर जर्मनी सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नासियों ने शुद्ध जर्मनों को विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया कि जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नासी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे। केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था। बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब ये निकाला कि ऐसे जर्मन को भी जिंदा रहने की कोई हक नहीं है जिन्हें नासी अशुद्ध या असमान मानते थे। यूथनेजिया अर्थात दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नासी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों की मौत के घाट उतारा था जिन्हें वो मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था। इनके अलावा भी कई नस्लें थीं जो इसी नियति के लिए
अभिशप्त थीं। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मन ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामी की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नासी जर्मन में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नासियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी कि धड़बा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिस्सा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बेचने का एक रास्ता फिर भी दिया था। ये धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि से इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। सन 1933 से 1938 तक के नासियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज में अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़ करके जाने लगे। 1939 और 45 के बीच दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अनंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जा करके मार देने की रणनीति अपनाई थी। जिप्सी क्या होता था? जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों की अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंती और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। सूदखोर, बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन। इस शब्द का प्रायः गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। घेटो के समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना, उसे हम घेटो के नाम से जानते हैं। नस्ली कल्पना लोक, तो नस्ली कल्पना लोक यूटोपिया। युद्ध के साये में नासी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। नरसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़ करके भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां ला करके बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक के दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में ला करके रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। ये पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक व आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीन करके जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था, जहां उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ
विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी थे, इसीलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। आगे हम ये पढ़ेंगे कि यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मालवाहक गाड़ी कैसी थी। तो मौत का सिलसिला कब से शुरू हुआ, आइए जानते हैं इसे भी। पहला चरण बहिष्कार 1933 से 1939 तक। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार, ये सितंबर 1935 से जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों और जर्मन के बीच विवाह पर पाबंदी, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहोत्तर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया और यहूदियों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अन्य कानून थे यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं से निकाला जाना और यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री। इसके अलावा नवंबर 1938 के एक नरसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस कर दिया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमला हुआ, यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया और इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से भी याद किया जाता है। पार्क में रखी बेंच केवल आर्यों के लिए है, ये यहाँ पे केवल आर्य लोग ही बैठ सकते थे। और इस संकेत पट्ट में ऐलान किया जा रहा है कि उत्तरी समुद्र स्नान क्षेत्र यहूदियों से मुक्त है। इसमें यही बताया जा रहा है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। घेटों के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था, अर्थात इनको बेचने का केवल यही एक रास्ता था। दूसरा चरण था दड़बा बंदी। ये कब हुआ? 1940 से 44। तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। सितंबर 1941 की बात है। सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वो डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी ये पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोद्स एवं वारसा जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वंचना, भुखमरी, गंदगी, बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। अभी हम घेटों के बारे में ऊपर पढ़े थे और समझे थे कि घेटों का मतलब क्या होता है। घेटों का मतलब होता है कि किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना ही घेटों कहलाता है। आइए अब हम तीसरा चरण पढ़ेंगे, सर्वनाश। 1941 के बाद सर्वनाश, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। इसमें भागने की कोशिश में मौत यातना गृह के चारों तरफ लगी तारों में करंट दौड़ता रहता था और गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर आप देख सकते हैं। समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को माल गाड़ियों में भर भर करके मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड, अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जेक, ओस्विट्स, सोबिबोर, त्रेम्बलिंका, चेल्मनो और माइदानेक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया गया। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि एक यातना गृह है, इसी में सभी को यातनाएं दी जाती थीं। एक यातना गृह कैमरा मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता है। अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीने गए जूते आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने जूते हैं। इसी के साथ नाज़ी जर्मनी में युवाओं की जो स्थिति है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, या अर्थात अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो लंबी ना हो और इसलिए हम अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें और अगर वीडियो में अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और चलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।